हेलो फ्रेंड्स, मैं शर्मा सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ ही आपके 69th बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, हम एक नई सीरीज के साथ आज उपस्थित हुए हैं आपके सामने, जिसमें से कि हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे, जो कि 1992 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे इसमें। और साथ ही इसमें एक अच्छी चीज ये है कि इसमें ईयर वाइज भी रहेगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इस सेशन में हम पॉलिटी के क्वेश्चंस लेंगे, जो कि पिछले 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, यानी कि 38, 39, 40 और 41 इस सेशन में जो पेपर आए या क्वेश्चंस आए हैं पॉलिटी के, वो सारे क्वेश्चंस हम इस सेशन में कंप्लीट करवाएंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और, इसी तरीके के हम पूरी सीरीज कंप्लीट करवाएंगे, जो कि पूरे के पूरे ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व होंगे उसमें। सो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं पॉलिटिक्स सीरीज का। ओके फ्रेंड, इसका पहला क्वेश्चन है, ये 38वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा है, जिससे कि हम 1992 से हम सीरीज वाइज आएंगे। 1992 देखेंगे, फिर उसके बाद 1994 देखेंगे, इसी तरीके से हम पूरी 2023 तक आएंगे। सो फ्रेंड, चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या था। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए था, इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर डी, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। सो फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आर्टिकल 66(1) के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा एकांशतंत्रीय मत पद्धति से अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा संपन्न होता है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है, यानी कि ये बताना कितने दिनों तक रोक सकती है, कितने समय तक रोक सकती है। ऑप्शन नंबर ए में है 6 महीने, ऑप्शन नंबर बी 4 महीने, ऑप्शन नंबर सी 1 महीने, ऑप्शन नंबर डी 14 दिनों तक। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 14 दिनों तक। इसका एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 109(5) के अनुसार राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में। ऑप्शन बी, केवल राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर सी, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर डी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। सो फ्रेंड्स, केवल धन विधेयक पर यह प्रतिबंध है कि वे लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाएंगे। अन्य सभी विधेयक, इन सभी विधेयकों को ये तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं पर भी लाया जा सकता है, सिर्फ धन विधेयक को छोड़ करके। इसे याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारतीय उच्च न्यायालयों में से कौन से एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी। यानी कि जो गुवाहाटी है, इसके अंतर्गत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी शामिल होते हैं। सो फ्रेंड्स, इसे याद रखना कि जो एक से अधिक यूटी या स्टेट के लिए शामिल है, ये पूछा गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, यानी वो विवाद कहां जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत के न्याय अधिवक्ता के पास। ऑप्शन नंबर बी, संसद के पास। ऑप्शन नंबर सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के उच्च न्यायालय के पास इसका विवाद जाएगा। यानी कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय ही करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, यानी कि कौन सा अधिकार नहीं देता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का। ऑप्शन नंबर बी, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। ऑप्शन नंबर सी, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का। ऑप्शन नंबर डी, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
भारत राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का। यानी कि एक्सप्लेनेशन की बात करें तो भारत के निर्वाचन के पश्चात, यानी कि अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो राज्य के निर्वाचन के पश्चात संबंधित राज्य का राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी कि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही आंसर होगा राज्यपाल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1950 में, ऑप्शन नंबर बी 1955 में, ऑप्शन नंबर सी 1951 में, ऑप्शन नंबर डी 1958 में। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1951 में। ओके फ्रेंड्स, अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया था। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 का और 31 खा और तथा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। इसमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक एवं आवृत्ति, आजीविका, व्यापार की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाने की भी व्यवस्था की गई थी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। यानी कब बनाया गया था, यानी किस संशोधन के अंतर्गत आया था? तो 31वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन बी 32वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी 35वें संविधान के संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। सो फ्रेंड्स, यानी कि 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत के सर्वोच्च। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? ऑप्शन नंबर ए 24, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 19। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 24 ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 24। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 24 अन्य न्यायाधीश नियुक्त हो सकते हैं और ये व्यवस्था 1986 के संविधान संशोधन के नियम के द्वारा की गई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी जस्टिस कृष्णा अय्यर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी जगजीवन राम। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता समिति। यानी कि बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार ही सिफारिश के अनुरूप ही सर्वप्रथम राजस्थान विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया था और इसका विधिवत उद्घाटन 2 अक्टूबर 1960 को किया गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, ऑप्शन नंबर बी, इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, ऑप्शन नंबर सी, जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि पंचायती राज प्रणाली की ये तीनों विशेषताएं हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये विशेषताएं, इन विशेषताओं की जो व्यवस्था है वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, हमारे 38वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। सो अब हम एक नए ईयर में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि 39वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 1994 में हुई थी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या क्या है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। इन भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए, यह किसने अपनाया था? ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक सभा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संसद के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक सभा के द्वारा।
यानी कि भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ओके फ्रेंड्स, यानी कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। फ्रेंड्स, इसको जरूर याद रखिएगा कब अपनाया गया था और किसके द्वारा अपनाया गया था, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पर रिपीट होते हैं हर मतलब एक समय के बाद में। क्वेश्चन पॉलिटी में हो या किसी भी सब्जेक्ट के हो, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सो फ्रेंड्स, इनको सबसे अच्छे तरीके से देखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। यानी संविधान की प्रस्तावना कैसे आरंभ होती है? ऑप्शन ए प्रजातंत्री भारत शब्दों से, ऑप्शन बी जनता के जनतंत्र शब्दों से, ऑप्शन नंबर सी जनता के लोकतंत्र शब्दों से, ऑप्शन नंबर डी हम भारत के लोग शब्दों से। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोग से आरंभ होती है भारत की प्रस्तावना, जो हमारे भारतीय संविधान की। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई भी धन विधेयक प्रस्तावित हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए केवल राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर बी केवल लोकसभा में, ऑप्शन नंबर सी एक साथ दोनों सदनों में, ऑप्शन नंबर डी संसद के दोनों संयुक्त सत्र में। तो इसका फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल लोकसभा में। अभी हमने फ्रेंड्स थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एक विधेयक था जो साधारण विधेयक था, उसको कहाँ पेश कर सकते हैं, उसी में ये था कि उसे बताया गया था कि केवल धन विधेयक को छोड़ करके बाकी के सभी विधेयक या तो लोकसभा में या राज्यसभा में पेश किए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ धन विधेयक ही है जो लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है या उसमें पेश किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा रिपीट होता ही होता है, कहीं ना आगे चल के देखेंगे कितनी बार रिपीट हुआ होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो संविधान धन विधेयक का और जो उल्लेख है संविधान के आर्टिकल 110 में दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन ए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन नंबर बी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, ऑप्शन नंबर सी संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, ऑप्शन नंबर डी संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख है। ओके फ्रेंड्स, और ये संविधान के जो मौलिक अधिकार है ये संविधान के भाग 3 में आते हैं, इनका ये भाग 3 में शामिल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचायती राज विषय है, यानी किसका विषय है? ऑप्शन ए समवर्ती सूची का, ऑप्शन बी केंद्रीय सूची का, ऑप्शन नंबर सी राज्य की सूची पर, ऑप्शन नंबर डी शेषाधिकार सूची है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राज्य सूची पर, यानी कि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। ओके, और पंचायती राज का जो वर्णन है वो 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के क्रम संख्या 5 में दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51। तो फ्रेंड्स, पंचायती राज्यों के गठन के बारे में आर्टिकल हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में दिया हुआ है। ओके, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन ए को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी किसी भी राज्य के कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है, न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ है। ओके ओके फ्रेंड्स, अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो न्यायिक पुनर्वलोकन के तहत न्यायालय को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा और का अधिकार प्राप्त है। ओके, और इन दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों को, किसी भी कानून को जो हमारा उच्चतम न्यायालय है वो शून्य घोषित भी कर सकता है अगर उन्होंने उसका संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। ओके, और जो न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा है ये अमेरिकी संविधान से लेकर ली गई है।
ओके, और इसका जो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन को आर्टिकल 13 से यानी कि अनुच्छेद 13 से जोड़ करके देखा जाता है, अनुच्छेद 13 से जोड़ करके देखा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक कल्याणकारी। ओके फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। ओके, एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित है, यानी कहाँ है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की, कहाँ से कहाँ पर वर्णित है अगर देखा जाए। ऑप्शन नंबर ए में राज्य के निर्देशक नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन नंबर सी संविधान की 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर सी किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को वर्णित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, और जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये संविधान के भाग 4 में आते हैं। ओके, और इसकी जो अनुच्छेद है, अगर अनुच्छेदों की बात करें तो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक इनकी चर्चा की गई है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, यानी कैसे किसके द्वारा होता है? संसद के सभी सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा में बहुमत दलों के सदस्यों के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा इसका निर्वाचन होता है। और अगर हम लोकसभा स्पीकर के जो निर्वाचन है, अगर उसके अनुच्छेदों की बात करें तो उसके निर्वाचन का जो व्यवस्था है ये आर्टिकल 1900 ये अनुच्छेद 93 के तहत वर्णन किया गया है। और कहा गया है उसमें कि लोकसभा के गठन के पश्चात अपने सदस्यों में से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो अगर उपाध्यक्ष के बारे में बात करता है तो भी आर्टिकल 93 ही आएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है संसद के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के द्वारा। यानी कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ओके, और महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यानी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए या चाहे हम राज्यसभा में हो या लोकसभा, राज्यसभा है और ये लोकसभा है, दोनों में से किसी भी सदन में इसकी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, और यह है अनुच्छेद 61 के तहत। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर बना रह सकता है या आसीन रह सकता है? क्वेश्चन ऑप्शन ए है 3 महीने तक, ऑप्शन बी 6 महीने तक, ऑप्शन सी 1 साल तक, ऑप्शन डी कोई समय नहीं, यानी एक भी समय तक नहीं रह सकता। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने तक। ओके, भारत का यानी कि भारत के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति 6 महीने तक मंत्री के पद पर रह सकता है, इससे अधिक पद पर नहीं रह सकता। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, संसद के 2 सत्रों के बीच की अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, यानी कितना अंतराल हो सकता है संसद के 2 सदनों के बीच में? तो ऑप्शन ए में है 4 महीने का, ऑप्शन बी है 6 महीने का, ऑप्शन सी है 1 वर्ष का, ऑप्शन डी है जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने का। ओके फ्रेंड्स, यानी कि संसद के 2 सदनों के बीच का जो अधिकतम अंतराल है वो 6 महीने का हो सकता है। और वर्ष में कुल 3 सेशन होते हैं, 3 सत्र होते हैं संसद के। एक बजट सत्र हो गया, ये दूसरा मानसून सत्र है, तीसरा शीतकालीन सत्र है, और विशेष परिस्थितियों पर एक विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है। ऑप्शन बी, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी, जनता को सरकारों को चुनने का तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। किस सिद्धांत पर आधारित बात का प्रजातंत्र? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, यानी कौन कर सकता है?
या किसके आधार पर किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा? एक, हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो फ्रेंड्स इसका इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। यानी अगर हथियारबंद विद्रोह हो जाए उसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, और बाहरी आक्रमण के आधार पर भी की जा सकती है, और युद्ध के आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और अगर हम इसके राष्ट्रीय आपातकाल के आर्टिकल्स के बारे में बात करें तो यह आर्टिकल 352 में है, और 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति ये आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि हमें यहाँ पर यह भी याद रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता कौन है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति जी करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से दूसरे राज्य या तीसरे दर्जे पर है? ओके, यानी कि कौन से राज्य दूसरे या तीसरे दर्जे पर है लोकसभा में प्रतिनिधित्व के स्थान पर? तो ऑप्शन नंबर ए में है बिहार तथा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है बिहार तथा मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका अगर हम उस क्वेश्चन ईयर के हिसाब से बात करें 1994 की, तो 1994 के हिसाब से आंसर इसका ए था, बिहार तथा महाराष्ट्र। परंतु अब इसके स्थान पर बिहार से झारखंड नामक राज्य अलग गठन करने के बाद में ये बदल गया है। सो फ्रेंड्स अगर अभी देखना है तो फिर हमें अभी वो वर्तमान करंट को देखिएगा, और इस क्वेश्चन का अभी इंपॉर्टेंस, इसका आंसर चेंज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तो फ्रेंड्स हमारी 39वीं बीपीएससी परीक्षा जो 1994 में हुई थी, हमने उसके सारे क्वेश्चंस कर लिए पॉलिटी सेशन के। अब हम आ रहे हैं 40वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो 1995 में हुई थी। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारी सीरीज पसंद आ रही है और हमारा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो इसे अपने दोस्तों तक और जरूर पहुंचाएं, और साथ ही आप लोग भी इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसके आगे के आने वाली सभी सीरीज आपको आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, यानी किसके द्वारा, किसकी इच्छा अनुसार? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, ऑप्शन बी अध्यक्ष द्वारा स्पीकर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ओके फ्रेंड्स, अगर हम इसके अनुच्छेदों के बारे में बात करें तो ये आर्टिकल 85 में वर्णित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकसभा चुनाव को कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त हो सके। क्या हो सके? वैध मतों का, यदि उसे प्राप्त न हो, क्या ना हो? वैध मतों का 1/3 या वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5 भाग, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि लोकसभा को प्रत्याशी को अपनी जमानत बचाने के लिए वैध मतों का कम से कम 1/10वां भाग मिलना ही चाहिए, प्राप्त करना अनिवार्य होता है। अगर इससे कम मत प्राप्त हुए हैं तो जमानत राशि भी जब्त कर ली जाती है, यानी कि 1/10 का मतलब हो गया 10% उसको मिलना ही चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, यानी किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन सी अध्यक्ष के प्रति, ऑप्शन डी संसद के प्रति। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के प्रति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ओके, अगर लेकिन यहाँ पर हमारा विकल्प में जो दिया हुआ है कि लोकसभा नहीं है, इसलिए हमने संसद लगाया है, संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन आधारित है। किसकी जनगणना पर आधारित है? ये ऑप्शन ए 1951 की जनगणना के आधार पर, ऑप्शन बी है 1961 की जनगणना के आधार पर, ऑप्शन सी है 1971 की जनगणना के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी है 1981 की जनगणना के आधार पर। सो फ्रेंड्स इसके उस टाइम के हिसाब से क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी सही है,
71 की जनगणना के आधार पर। लेकिन फ्रेंड्स वर्तमान समय में अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के आधार पर आधारित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना, यानी स्पीकर पद त्यागना चाहे उसे त्यागपत्र यानी किसको देगा? तो ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री को, ऑप्शन बी है राज्यपाल को, ऑप्शन सी है उपाध्यक्ष को, ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति का। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपाध्यक्ष को। यानी कोई भी विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर अपने त्याग पत्र है वह उपाध्यक्ष को देता है। ओके फ्रेंड्स, और अगर उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो ये अध्यक्ष को देगा, यानी एक दूसरे को त्याग पत्र दे देते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 83(1) के तहत राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक स्थायी सदन है। और लेकिन हाँ, राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष पद रिक्त करते हैं, अवकाश प्राप्त करते हैं, और तथा उनके स्थान पर दूसरे सदस्यों को चुना जाता है। और इन सदस्यों को जो चुनाव होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। तो फ्रेंड्स हमें ये याद रखना है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं हो सकती है। दूसरा ये याद रखना है कि इसके जो सदस्यों को चुनाव है वो 6 वर्षों के लिए होता है। और इसके जो हर साल है, मतलब हर साल 1/3 सदस्य अपना पद रिक्त कर देते हैं, और इतने ही सदस्य उस साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में सही क्रम कौन सा है? इस क्रम बताना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए है गणतंत्र जनवादी, गणतंत्र समाजवादी, सार्वभौमिक सत्ता गणतंत्र। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन बी है सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी गणतंत्र। ऑप्शन बी सी है सार्वभौमिक सत्ता गणतंत्र जनवादी गणतंत्र गणतंत्र समाजवादी गणतंत्र। ऑप्शन डी है सार्वभौमिक सत्ता गणतंत्र समाजवादी जनवादी गणतंत्र। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी और गणतंत्र। ओके फ्रेंड्स, और इसमें कुछ नए ये उस ईयर के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही है, लेकिन फ्रेंड्स अभी इसका क्रम बदल गया है, जिसमें समाजवादी संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है लोकसभा का नेता यानी उपरोक्त में से कोई नहीं वाला सही है, क्योंकि लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर ए है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ऑप्शन नंबर बी है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ऑप्शन नंबर सी है भारत में संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक ऐसे विधेयक के लिए संविधान यानी कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, जिसके पारित करने के लिए दोनों सदनों में मतभेद की उपस्थिति उत्पन्न हो जाती है। और अगर हम संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो आर्टिकल 108 के तहत होता है, और इसकी जो संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है ये केवल साधारण विधेयक पर ही आयोजित की जाती है। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, यानी कि तो किसके द्वारा किया जा सकता है? अगर कहीं किसी राज्य में हमें विधान परिषद की संरचना विधान परिषद को बनाना है या उसको खत्म करना है तो उसको किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए उस राज्य की विधानसभा के द्वारा, ऑप्शन बी है केंद्रीय संसद के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है केंद्रीय संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। तो फ्रेंड्स
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय संसद के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो इसके अनुच्छेद 169 यानी 169 के तहत संसद विधि द्वारा ऐसे राज्य में जहां विधान परिषद नहीं है में विधान परिषद के सृजन तथा जिस राज्य में विधान परिषद विद्यमान है उस राज्य का उत्साधन यानी खत्म कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोड दिए हुए उसमें केरला, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और बिहार। तो इसका सही आंसर होगा यानी कि केवल बिहार में ही विधान परिषद है इसके अनुसार। और इसके अलावा जो है द्विसदनीय विधानमंडल वाले जो इसके अलावा है वो पांच राज्य है। इसके साथ साथ में कौन कौन से हैं? बिहार हो गया, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश है और जम्मू कश्मीर है। ओके फ्रेंड्स, 5 स्टेट में विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं को निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। यानी कि आर्टिकल बताना है कि विधानसभा के निर्वाचन के प्रावधान किस आर्टिकल में है। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 1970, ऑप्शन बी आर्टिकल 1976, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 1978, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 1970। यानी कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 170 यह उपबंध करता है कि अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रारंभिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से कम न्यूनतम सदस्यों से मिलकर बनेगी। और अनुच्छेद 176 के तहत जो डिस्कस किया गया है कि राज्यपाल के अभिभाषण से तथा अनुच्छेद 178 संबंधित है विधानसभा अध्यक्ष से। ये विधानसभा से संबंधित है या राज्यपाल के अभिभाषण से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र का आयोजन करने के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने के लिए वह किन अधिकारों को उपयोग कर रहे थे जिनके पदों में निहित है। ओके फ्रेंड्स, ये बताना है कि विधानसभा का अगर राज्यपाल दे रहा है विधानसभा आयोजन करने के लिए तो उसका अधिकार कहाँ से मिला है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिला है। और ऑप्शन ए है 172 अनुच्छेद के द्वारा, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 175 के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 175(2) के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 176 के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 175 के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, यानी इसके अनुसार कहा गया है कि राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकता है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने 40वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चंस भी सभी के सभी सॉल्व कर लिए। अब हम आते हैं एक अपने नए टॉपिक पर, नए ईयर पर, यानी कि 41वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 1996 में। और 1996 हम देखते हैं कि क्या क्या पॉलिटी में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। इसका पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, यानी कब किया गया था। 26 नवंबर, ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर बी है 15 अगस्त 1949 को, ऑप्शन नंबर सी है 2 अक्टूबर 1949 को, ऑप्शन नंबर डी 15 नवंबर 1949 को। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 को। अभी तो कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था पिछले साल में कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अंकित किया गया था। उसी समय हमने डिस्कस भी किया था कि संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। और उसको कब किया गया था कि 26 नवंबर 1949 को। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आपको पता चलेगा ये सीरीज करते करते कि क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हो जा रहे हैं। तो आपको एक तैयारी करने में, और अगर आपने पूरे क्वेश्चन से देख लिया तो आप ये मान करके चलिए आपकी 50 से 60% तैयारी ऐसे ही हो गई। आपको सिर्फ 40% के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, इसका अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान पारित करने का प्रस्ताव जो 26 नवंबर 1900 रखा था, जिसके लिए 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया था। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया या
किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? और ऑप्शन ए है 40वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है 43वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है 39वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, और जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये भाग संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A से 51A में जोड़े गए और इसे 42वें संविधान संशोधन वर्ष था 1976 को जोड़ा गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके लिए या किसके प्रति होते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन नंबर सी संसद के प्रति, ऑप्शन नंबर डी केवल लोकसभा के प्रति। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केवल लोकसभा के प्रति। सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी अभी रिपीट हो गया, कुछ देर पहले आया था ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड आगे ये जो आर्टिकल है इसका आर्टिकल नंबर 75(3) के अनुसार बताया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो फ्रेंड्स आपको इसके पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट होते चले जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, और ऐसा नहीं 69 में भी 69 तो 70 हो या फिर 71 में हो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। तो फ्रेंड्स आपको ज़्यादा एफर्ट करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन ठीक से करके चल रहे हैं तो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह ऑप्शन ए क्षमा प्रदान करे, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ऑप्शन नंबर सी आपातकाल की घोषणा करे, ऑप्शन नंबर डी अध्यादेश जारी करे। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ये अधिकार प्राप्त नहीं है, बाकी के सभी अधिकार राष्ट्रपति के पास में, यानी कि क्षमा प्रदान कर सकता है, आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है और अध्यादेश भी जारी कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, और सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करें कि न्यायाधीश को कैसे हटाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है और जो महाभियोग की प्रक्रिया है वह आर्टिकल 124 में वर्णित किया गया है। ओके फ्रेंड्स आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए सभी सदस्य आजीवन सदस्य रहते हैं, ऑप्शन बी इससे विघटित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक से विघटित नहीं किया जा सकता। और अभी हमने कुछ देर पहले पिछले बैक ईयर में ही हमने राज्यसभा को के बारे में भी एक क्वेश्चन डिस्कस भी किया था कि इसको मतलब किस तरीके से हम वो करते हैं, इसके सदस्यों के बारे में था कि इसको विघटित कौन कर सकता है, कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन था। उसी में हमने बताया था कि इसे विघटित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक स्थायी सदन है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? ऑप्शन ए विधान परिषद एवं राज्यपाल, ऑप्शन बी विधानसभा एवं विधान परिषद, ऑप्शन सी विधानसभा एवं राज्यपाल, चौथा पॉइंट है राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। तो बताना राज्य की विधायिका में क्या क्या शामिल है। तो इसके कोड दिए हुए केवल 3, 2 और 3, 3 और 4, केवल 4। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केवल 4, यानी कि राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मंत्रिपरिषद शब्द का एक बार ही प्रयोग हुआ है और वह है ऑप्शन ए अनुच्छेद 52 में है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 74 में है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 में है, ऑप्शन डी अनुच्छेद 76 में है। सो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 में है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार ही उल्लेख किया गया है, ओके, जो केवल अनुच्छेद 352(3) के अंतर्गत किया गया है। और ये कहाँ कब किया गया है? जब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से आपातकाल की घोषणा करता है। यानी कि यहाँ पर हमें ये भी याद रखना कि आपातकाल की घोषणा कौन कर रहा है? राष्ट्रपति जी कर रहे हैं या राष्ट्रपति कर रहा है। ओके, ये याद रखना है। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती।
ऑप्शन ए जन्म के द्वारा, ऑप्शन बी देशीकरण के द्वारा, ऑप्शन सी किसी भूभाग के सम्मिलीकरण के द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय बैंक में द जमा करके। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय बैंक में जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। और अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता जन्म, देशीकरण, रजिस्ट्रीकरण, किसी भूभाग में सम्मिलीकरण के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी 62वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को बहुत याद अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है कहीं ना कहीं पे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 20। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12। यानी कि राज्यसभा में राष्ट्रपति साहित्य, संगीत, कला आदि से जुड़े 12 व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है और ये आर्टिकल 80 के तहत किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? ऑप्शन ए पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए और उपरोक्त राज्यों के लिए, ऑप्शन बी पूर्वोक्त संविधान का अंग नहीं है जबकि उपरोक्त संविधान का अंग है, ऑप्शन नंबर सी है राज्य के नीति निर्देशक प्रवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार प्रवर्तनीय है, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार प्रवर्तनीय है और यही इनको अलग करता है एक दूसरे से। ओके फ्रेंड्स, तो ओके फ्रेंड्स आगे देखते हैं आगे क्या है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे अभी हमने पिछले 4 सालों के या जो 4 हमारी बीपीएससी की परीक्षाएं हो गई और 38, 39, 40 और 41 के क्वेश्चन सीरीज हमने डिस्कस की है और इसी के आगे की सीरीज जो है वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में यानी कल आने वाले नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये हमारी सीरीज कैसी लग रही है, और अगर अच्छी लग रही है आप लोगों को तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। और हाँ, ये पॉलिटी की सीरीज हमारे अगले 4 पार्टों में, उम्मीद है अगले 4 पार्टों लगभग 4 पार्टों में पूरी की पूरी कवर हो जाएगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ में 4 घंटे के ही पार्ट्स बनेंगे। एक घंटे का अगर मिला करके देखें तो 4 पार्ट में कवर अप हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है और जिससे कि आप रिविजन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप अपने दोस्तों को जरूर बताएं ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा रिवीजन करने का थोड़ी आसानी मिल सके। सो फ्रेंड्स चलिए अब हम कल मिलते हैं एक आपको नई सीरीज के साथ में और नए वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।